नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज एक नए मुद्दे के साथ हम घटना चक्र में आते हैं और आगे आने वाले आज के मुद्दे का क्या असर भविष्य पे होगा, इस पर चर्चा करते हैं। और आज सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा रहा नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री का जम्मू कश्मीर का दौरा। तमाम बातों पे उन्होंने चर्चाएं की, जम्मू कश्मीर से एक अपील भी की, सेनाओं से भी बातचीत की और पाकिस्तान को भी एक मैसेज देने की कोशिश वहाँ से हुई है। आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आज के एजेंडे में। प्रधानमंत्री मोदी का पाकिस्तान पर हमला, कहा सीधी लड़ाई लड़ने की नहीं रही ताकत तो आतंकवाद की आड़ में छद्म युद्ध में जुटा पड़ोसी देश। और मोदी का भ्रष्टाचार पर वार, बोले न खाऊंगा न खाने दूंगा, पूरी ताकत से भ्रष्टाचार से लड़ने का दिया भरोसा। तो चलिए इन दोनों मुद्दों पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहला मुद्दा जो है, जो जिस तरीके से जो कड़ा संदेश पाकिस्तान को दिया गया है, उससे ही उस मुद्दे से हम शुरुआत करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, पहले आपको उनसे रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदीब साहब, सांसद हैं राज्यसभा के। हमारे साथ मौजूद हैं हेमंत बिश्नोई साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार इरफान रसूल। साथ ही साथ मौजूद हैं हमारे साथ दिलीप के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे वरिष्ठ सहयोगी भी हैं। सबसे पहले जरा सुनते हैं क्या कुछ कहा है पाकिस्तान के हवाले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे पड़ोसियों की मानसिकता ने युद्ध करने की तो ताकत खो दी है, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के माध्यम से निर्दोष नागरिकों को मारने का सिलसिला चला है। कितने निर्दोष लोगों को मार दिया जा रहा है। युद्ध में जितने जवान शहीद हुए, उससे ज्यादा जवान इन बुज़दिलों की गोलियों से मरने के लिए मजबूर हो गए। ये प्रॉक्सी वॉर, ये संकट सिर्फ भारत का नहीं, पूरे विश्व का हो गया है। चलिए इस बीच क्या कुछ उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कहा है, जरा उसको भी सुन लेते हैं। मैं जानता हूं कई वर्षों से हमारा देश भ्रष्टाचार के कारण परेशान है। देश को रुपयों की कमी नहीं है, चाहे दिल्ली में बैठी हुई सरकार हो, चाहे राज्यों में। देश की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ गुस्से में है और मैं देशवासियों को हिंदुस्तान के एक कोने में लद्दाख की चोटियों से आज विश्वास दिलाता हूं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे। भ्रष्टाचार विरोधी समाज में जो भी शक्तियां हैं, उन शक्तियों को साथ लेंगे। जिन जिन राजनीतिक दलों में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने का माजा है, उनके जो नेता भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते रहे हैं, उनका भी हम साथ लेंगे। शासन व्यवस्था में बैठे हुए ईमानदार अफसर भी हैं, उन ईमानदार अफसरों का भी साथ लेंगे। लेकिन देश में भ्रष्टाचार ने देश को तबाह करके रखा हुआ है, बर्बाद करके रखा हुआ है। इस बीच प्रॉक्सी वॉर के मुद्दे पर और कश्मीर के मुद्दे पर क्या कुछ जेडीयू और कांग्रेस का कहना है, उस पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। दौरे होते हैं और हम इसका स्वागत करते हैं। इससे सैनिकों का मनोबल बढ़ता है और जो रक्षा और सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम है उसकी समीक्षा होती है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। I can't answer questions of setting the stage, but certainly the Indian view across the board politically is not a question of politics. Has been, I think it's the most open secret. Not in India, but the whole world. You can use all fancy words, state actors, non-state actors, these are all fancy words. We have gone bored hearing them. We know that proxy war is waged. We know that more than proxy war is waged. And we know, unfortunately, that the first proxy war was waged within a few days of 1947 independence. So I don't think there is anything which we must dispute the Prime Minister on this. He is stating a self-evident truth.
चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम यहाँ पर। कुछ और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके बाद आज की जो यात्रा रही है उस तमाम मुद्दों को, पहलुओं को जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौट रहे हैं। चलिए, घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर दौरे में, जहां पे खास तौर से पाकिस्तान को जिस तरीके से आज पहली बार मेंशन किया गया, पाकिस्तान का नाम। बहुत लंबे समय से इस बात की चर्चा चल रही थी कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है पाकिस्तान की तरफ से, और भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है, सरकार की तरफ से कोई कड़ी प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। विपक्ष लगातार इस बात का इल्ज़ाम लगा रहा था कि सरकार बनने से पहले जब चुनाव प्रचार चल रहा था उस दौरान तमाम बातें कही जा रही थी, लेकिन उन तमाम सवालों का जवाब आज देते हुए दिखाई दिया। आपको जरा रूबरू एक बार फिर से करा देते हैं जो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, सांसद राज्यसभा के। हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो चुके हैं राजीव खोसला साहब, प्रवक्ता पैंथर्स पार्टी के। हमारे साथ अनीस दुर्रानी साहब हैं, नेता कांग्रेस पार्टी के। हेमंत बिश्नोई जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ मेरे साथ दिलीप के सिंह मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ सहयोगी मेरे। इस बीच सबसे पहले चर्चा शुरू करें उससे पहले सीधे चलते हैं जम्मू कश्मीर के हमारे संपादक हरवंश नाकोके हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे जानते हैं कि आज का जो बयान है वो कितना महत्वपूर्ण रहा। हरवंश जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले कि आज जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने सेना की न सिर्फ हौसला अफजाई की, बल्कि लंबे समय से जो बात चल रही थी कि क्यों नहीं पाकिस्तान को कोई जवाब दिया जा रहा है, आज वो जवाब दिया गया है। कैसे देखा जाए इस बयान को? तो जी, बहुत ही सकारात्मक जो सोच उनकी निकली है, उससे सेना और अर्धसैनिक बलों का मनोबल बढ़ा है। अब पाकिस्तान इसको किस तरह से लेता है वो आने वाला समय हमारे सामने आ जाएगा। जी हरवंश, 2.5 महीने में दूसरा दौरा ये है प्रधानमंत्री जी का जम्मू कश्मीर का, और दोनों दौरे को अगर देखा जाए और चुनाव से जोड़ के देखा जाए, पाकिस्तान से जोड़ के देखा जाए, जम्मू कश्मीर के विकास से जोड़ के देखा जाए, तो कुल मिला के निकलता क्या है? देखिए, जिस तरह से इन थोड़े ही समय में प्रधानमंत्री ने 2 दौरे लगाए हैं, और खबर यह है कि आने वाले आगे समय में 5 जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी दौरे होंगे, क्योंकि दिसंबर में चुनाव पूरा कर लेना है विधानसभा की 87 विधानसभा की सीटों का, और कांग्रेस एक सपना लेके चली है 44+ का। और क्या ये सपना पूरा होगा ये तो मतदाता ही ईवीएम पर बताएंगे, मगर निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक घटना होगी राजनीति में कि देश का कोई प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद 2 दौरे तुरंत लगा गया हो, और अगले 5 दौरे उनके जो हैं वो अभी होने हैं। जी चलिए, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पैंथर्स पार्टी के प्रवक्ता साहब हैं राजीव जी, ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है, दूसरा दौरा 2.5 महीने में? देखिए, ऐसा है जी, इन्होंने एक वादा करा था कि लद्दाख को हम केंद्र शासित प्रदेश बनाएंगे, जिस प्रकार से दिल्ली है। उसी को छुपाने के लिए इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया, जिसमें कि ये बता दिया गया कि आज का जो बयान है वो आप सबके सामने ही है। और दूसरी बात, इन्होंने जो जनता के साथ विश्वासघात हुआ, जैसे कि धारा 370 की बात को लेकर चल रहे थे, मगर ये उसमें बिल्कुल ही पीछे हट गए। पैंथर्स पार्टी हमेशा यही कहती आई है कि धारा 370 में संशोधन किया जाए। जी, तो आप कहते हैं कि इस दौरे का अदीब साहब जी, इस दौरे को कैसे देखा जाए? देखिए, मोदी साहब 2 चीज़ों पर, एक जैसा भी आपने कहा कि उनकी खामोशी सबके लिए परेशान कुन थी कि जो आदमी इलेक्शन के वक्त चुप ही नहीं रह रहा था और बड़ा सख्त जवाब दे रहा था, इतनी वायलेशंस हुई और ये शख्स बिल्कुल खामोश रहा। मुझे लगता है कि ये
जो बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान में अब वो सीधी लड़ाई लड़ने के ताकत नहीं है और इसलिए आतंकवाद के आड़ में पाकिस्तान एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। तो ये जो पाकिस्तान पर उनका हमला है, ये जो बयान है, इसको कैसे देखा जाए? नहीं, देखिए ऐसा है कि आपको ये भी देखना है कि चंद महीने के बाद कश्मीर में इलेक्शन भी होना है। इनके एजेंडे में 44+ का ये ऐलान भी कर चुके हैं कि कश्मीर हमारा टारगेट 44+ का है। लेकिन जहां तक चलिए आतंकवाद का सवाल है, कश्मीर का मसला है, ये एक ऐसा मसला है कि जिसके ऊपर इनको कश्मीर जाके बोलने की जरूरत नहीं थी, इनको हिंदुस्तान में दिल्ली में रह के भी बोलना चाहिए था। जब हमारे सैनिकों को मारा जा रहा था जब भी बोलना चाहिए था, बलों के सामने में ये सिग्नल इनको देना चाहिए था, उस वक्त भी देना चाहिए था। उनके बीच में जब जाके वो उनके बीच में जाके बोलने का मतलब ये कि यहाँ फिर अभी इलेक्शन का कस्सा कुछ दिखाना चाहते हैं वो। उसमें जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो देश की अपनी सीमा को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए जम्मू जाने की जरूरत नहीं थी। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने जो बात कही कि जो प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो बिल्कुल सत्य है और ऐसा सत्य है जो अपने आप में ये तमाम चीजें ये सब दिखते रहा है आज तक, और उन्होंने कहा 47 के बाद से ही ये शुरुआत हो गई थी। तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी प्रधानमंत्री के इस बात को कह रहे हैं कि कौन नकार सकता है? किसी पार्टी का भी आदमी हो, कोई नकार नहीं सकता कि वहां पर जिस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन होता है, जिस तरीके से उसको डिस्टर्ब करते हैं, वहां की खुद अपनी जनता परेशान हो चुकी है। मेरा इसके इख्तलाफ नहीं है जो उन्होंने कहा है, मेरा तो इतना कहना है, इस पर जरा मुझे फिक्र है कि वहां जाके बोलने का मकसद जो था, इतने दिन 10 हफ्ते आप खामोश रहे, इसकी बात मेरी समझ में नहीं आई। अदीब साहब एक बात बताइए, जब आप सेना से मिल रहे हैं, आपको पता है वहां की सिचुएशन क्या है और प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, तो सेना के उत्साह वर्धन के लिए ये बातें कहनी भी तो जरूरी थी। नहीं, मैं इसको मना नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने जो कहा वो गलत कहा, वो ठीक कहा, उन्हें कहना चाहिए था। वो मुखिया है हमारे देश के, उनके ऊपर जिम्मेदारी है हमारे देश की। लेकिन मैंने सिर्फ इस बात में कॉन्टेक्स्ट में कहा कि कुछ दिन पहले अभी ऐलान किया कि 44 सीटें प्लस हमारी वहां की हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं अभी वो इलेक्शन मोड फिर तो नहीं शुरू हो गया है। अगर इलेक्शन मोड शुरू नहीं हुआ है तब तो ये बहुत ठीक बात है, लेकिन इलेक्शन मोड में जिस तरह की बातें होती हैं वो बातें होकर न रह जाए, इसका मुझे फिक्र है। चलिए अदीब साहब, क्या आपके ख्याल से वो निकल गए इलेक्शन मूड से? वो तो अभी तक इलेक्शन मूड के अंदर है। उनके हर भाव, उनकी हर बात, उनकी हर जुमला सब इलेक्शन से प्रभावित है। चले दुरानी साहब आपके पास आएंगे। एक टिप्पणी, जरा एक टिप्पणी, छोटी सी टिप्पणी। मुझे लगता है कि इलेक्शन मोड में नरेंद्र मोदी हैं या हम टिप्पणी करने वाले हैं। आज वो फौज के बीच में गए हैं, फौज का उत्साहवर्धन करने गए हैं, वहां पर कुछ नई विकास की योजनाओं को प्रारंभ करने गए हैं, तो वहां पर जाकर वो कुछ बोले हैं जिससे वहां के लोगों का उत्साह बढ़ा है। तो हम क्यों उसको राजनीति में जोड़ रहे हैं? मैं आपसे यही सवाल, प्रश्न ये भी है, अब क्या ये राजनीति का कश्मीर की राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है? क्या ये वहां की फौज से तो जुड़ा हुआ संबंध हो सकता है, सारे हिंदुस्तान की जनता से जुड़ा हुआ हो सकता है, लेकिन वहां के चुनाव पर ये मुद्दे में कोई आएगा क्या? ये बात हम मान सकते हैं? अभी तो चुनाव में 2-3 महीने हैं, चुनावी मुद्दे तो वो होंगे जिस समय वहां पर सवाल ये होगा कि वहां के सरपंचों को, जो सारे देश के अंदर अधिकार हैं, जिनको संबोधित करने राहुल गांधी गए थे लेकिन वहां हूट कर दिए गए, और उन मुद्दों को लेकर जिस समय नरेंद्र मोदी आएंगे तब निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि वो चुनाव के मोड में आ गए हैं। एक सवाल यहां पर बिश्नोई साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि अभी तक पाकिस्तान की तरफ से इस बयान पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। पाकिस्तान के अंदर हम सब जानते हैं कि बहुत सारे पावर सेंटर्स हैं। इस बयान के बाद क्या आपको लगता है कि वहां पर भी हलचल शुरू होगी, खासतौर से सेना, ISI, इनकी तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया, या फिर जो इन्फिल्ट्रेशन लगातार चल रही है, सीज फायर वायलेशन हो रहा है, उसमें क्या कुछ तेजी आ सकती है कि ये सीधे तौर पे कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर सामने सामने लड़ाई लड़ने की ताकत अब नहीं है? बात यह है कि जिन बातों को मीडिया में आ जाती हैं उससे पहले जो डिफेंस के लोग हैं, चाहे वो भारत के हों चाहे पाकिस्तान के हों, इन सब मुद्दों पर लगातार विचार करते रहते हैं और इन सब बातों की असलियत उन दोनों पक्षों को मालूम है। जहां तक
इस बात को एक देश के प्रमुख द्वारा कहा जाना, और ये बात खैर पता तो सबको है, 1900 पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही जो पहला हमला कश्मीर पर हुआ वो पाकिस्तानी फौज ने किया, लेकिन कबायलियों के नाम से किया, और उसके बाद भी लगातार ये करते रहे। लेकिन भारत के किसी पॉलिटिशियन ने इस तरह आगे बढ़कर उनको चुनौती दी हो, ये बात मेरी जानकारी में पहली बार आई है। चलिए दिलीप जी, आपको आप ये देखिए ना, 1999 में कारगिल जो संघर्ष हुआ, कारगिल क्षेत्र जहां पे युद्ध हुआ, कारगिल वॉर, पहला कोई प्रधानमंत्री है जहां उस क्षेत्र में जो कारगिल के बाद दौरा कर रहे हैं। और जो बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें आप देखिए कि कह रहे हैं कि 2 लाख से ज्यादा विस्थापित पश्चिमी पाकिस्तान से जो शरणार्थी हैं उनके बारे में उनकी सोच, उन्होंने कहा उनके बारे में सोचना पड़ेगा। 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित हैं और 8 से 10 लाख से ज्यादा वह लोग हैं जिन्होंने जो आतंकवाद के शिकार हुए हैं। उनके बारे में एक सोच विकसित करनी हो, काम करना होगा, और ये बात उन लोगों तक वो पहुंच रहे हैं। दूसरी बात ये है कि जो भी वहां पे जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी और जिस तरह से घुसपैठ वहां पे रेगुलर पाकिस्तान की आर्मी, ये पूरा वो इलाका है जहां वो नरेंद्र मोदी गए हैं, कारगिल उस साइड में, जहां पर कि जाहिर है कि पूरे न सिर्फ भारत के जो फौजी हैं वहां पे, अर्धसैनिक बल हैं, बल्कि एक आम हिंदुस्तानी का भी कारगिल वॉर के बाद इन क्षेत्र के बारे में उनका लगातार जुड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है जब वो वहां गए तो ये कई चीजें, कई पहलू हैं उसको देखने लायक है। एक तो जो सिक्योरिटी फोर्स है, आर्मी है, और जो लोग पीड़ित हैं आतंकवाद से वहां पे, चाहे परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से, उन तमाम लोगों से उन्होंने कुछ ना कुछ कहा है। अब सवाल है कि 2.5 महीने के बाद ये दूसरा दौरा है, और 2.5 महीने के अंदर में ये दूसरा दौरा है। इस दोनों 2 बार प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में गए हैं भारत के, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, खास करके वहां के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के जो आम लोग हैं उनके लिए, कि भारत के प्रधानमंत्री वहां पे 2.5 महीना में दूसरी बार गए हैं। आप इसको चुनाव से जोड़ लें, आप इसको सियासत से जोड़ लें, आप उनके चुनावी रैली से जोड़ लें, ये तमाम बातें अलग अलग चश्मे से आप देखें तो ठीक लगेगा। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में उन क्षेत्र को दौरा कर रहे हैं, वहां जा रहे हैं और उन लोगों से सीधा उनसे रूबरू होकर बात कह रहे हैं। ये मुझे लगता है एक अहम बात है। दूसरा जो और महत्वपूर्ण बात है, उन्होंने जो विकास को लेकर बातें कही है, जम्मू कश्मीर को विकास को लेके, तो ना सिर्फ पाकिस्तान को एक्सपोज करने के, पाकिस्तान पे सीधा उन्होंने कहा कि आप जो कर रहे हैं, वहां जो कुछ हो रहा है वो सीधा युद्ध नहीं लड़के आप आतंकवाद की आड़ में लड़ाई हमसे लड़ रहे हैं। और इस बात को आपको याद होगा 26 मई को जब वो शपथ ग्रहण में नवाज शरीफ को और तमाम लोगों को बुलाए थे, तो उन्होंने एक संकेत दिया था कि हम आपसे साथ अच्छे संबंध चाहते हैं, लेकिन यहाँ अच्छे संबंध के साथ साथ जो आप युद्ध कर रहे हैं उसकी उस बाबत जो हमें करनी है, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस, जाहिर है वो बातें तो मीडिया में आके वो अनाउंस करके नहीं कहेंगे, लेकिन जाहिर है वहां जाने के बाद जो ये फोर्स है उनका हौसला बढ़ेगा। जी, हरवंश जी हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो आप हमारे साथ जो कांग्रेस पार्टी के नेता जुड़े हुए उनसे आपने पूछा नहीं पूरी नहीं, मैं उनकी प्रतिक्रिया लेने जा रहा था। मुझे लगा कि चूंकि आपने सिक्योरिटी फोर्सेस की बात की और उन्होंने कई सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जो आर्मी ऑफिशियल्स हैं उनसे बात भी की हुई है हरवंश जी ने, एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं हरवंश जी से खाली ले लूँ। हरवंश जी, आपने तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम दिन भर हम आपसे बातचीत करते रहे हैं, आपने कहा कि बहुत लोगों ने नाम ना बताने की शर्त पे काफी सारी बातें कही हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने आपसे? विपुल जी, सेना के अधिकारी चाहे वो 1-2 ऐसे थे जो परिचित है, काफी देर से वो जेसीओ है, और कुछ उसके ऊपर अधिकारी है और कमांड करने वाले भी 2 अधिकारियों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें एक नया मनोबल मिला है कि अब देश की जो एक स्थिति है पाकिस्तान के ऊपर स्पष्ट होगी, और पाकिस्तान अगर प्रॉक्सी वार करता है, सीधी वार तो कर नहीं सकता, तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। और खास करके उनके जो समर्थक है, सबसे बड़ी समस्या विपुल जी जम्मू कश्मीर में यह है, कई सिक्योरिटी एजेंसियां है मगर उनका कोऑर्डिनेशन सही नहीं है, और अब लगता है कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा और एक टारगेट होगा कि सिर्फ आतंकवाद को जड़ से उखाड़ना। इस बीच आपके सभी जो पैनल वालों को दुखद समाचार बता दूं, अभी जो नवीनतम जो एक सुरक्षा बल का जवान जो
घायल हुए थे गंभीर रूप से। इनमें भी कुछ देर पहले ही एक शहादत याद आया है और बीएसएफ से बहुत गहरा शौक है। चलिए, तो ये लगातार जो सीजफायर का उल्लंघन हो रहा है, एक अभी बीएसएफ जवान की उसमें मौत भी हुई है, शहीद हुआ है एक बीएसएफ का जवान। दुरानी साहब, आपकी पार्टी का हमने स्टैंड सुना और तमाम लोग स्वागत कर रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे 1999 के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री कारगिल गया है, बहुत लंबा गैप रहा, बहुत अच्छा वेलकम भी वहाँ पे हमने देखा कि लोगों ने काफ़ी स्वागत भी किया इस बात का। आपको लगता नहीं है कि काफ़ी लंबा समय गैप जो है वो कांग्रेस के ज़माने में रहा, जो जम्मू कश्मीर खासतौर से करगिल को लेकर के, कि वहाँ मेरे ख्याल से इसकी कोई बहुत अहमियत नहीं है कि वहाँ पर बॉर्डर के ऊपर अक्सर प्राइम मिनिस्टर जाते रहे हैं, कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं बॉर्डर के ऊपर, ये कोई नई बात नहीं है। 99 से लेकर अब तक नहीं गए हैं, करगिल के बाद नहीं गया कोई। उससे पहले भी हमेशा गए हैं और 99 के बाद भी उधर नहीं गए, लेकिन इधर दूसरे बॉर्डर्स के ऊपर प्रधानमंत्री खुद गए, मनमोहन सिंह जी भी। किस बॉर्डर पे गए, आपको याद हो तो बताएं। ये आपको अगर याद हो बॉर्डर पे भी गए, कौन से बॉर्डर पे? देखिए, दो बातें हैं, आप सियासत देखिए, दो चीजें हैं निस साहब। एक है कि भारत के प्रधानमंत्री का बयान, एक है कांग्रेस पार्टी विरोधी दल का बयान, दो अलग अलग चीजें हैं। मेरी बात सुन लीजिए पूरी ये बात। उसको देखिए, जो जवान वहां पे कर रहे हैं काम, उसको सारी राष्ट्र जो है वो उसकी तारीफ करता है, उसको सैल्यूट करता है। वो इसमें वो चीज कंट्रोवर्शियल नहीं है किसी किस्म की। सवाल है प्राइम मिनिस्टर के विजिट का। अभी इसके बाद अंदाजा हो जाएगा कितने, अभी तो 4-5 दौरे और होंगे, क्योंकि इलेक्शन है वहां पर। तो ये इसका इलेक्शन के सिवा मैं नहीं समझता कोई और ऐसी कोई खास वहां पे जरूरत थी इनके जाने की। पिछले जब से इन्होंने सरकार बनाई है 25 से ज्यादा बार उल्लंघन हो चुका है बॉर्डर का, और 25 से ज्यादा बार पाकिस्तानियों ने वहां पे बॉर्डर पर छेड़छाड़ करी है। ये वही मोदी जी हैं जो कहा करते थे कि हम सबक सिखा देंगे पाकिस्तान को, हम यूं कर देंगे। इन्होंने सांस तक नहीं ली, कोई सवाल तक नहीं किया। अब जाके बॉर्डर के ऊपर, ठीक है, अच्छी बात है, मनोबल बढ़ाया फौजियों का, भारतीय फौजियों का मनोबल बढ़ाना चाहिए, लेकिन ये कि पिछले 2-2.5 महीने में क्या करा? जो उन्होंने केसर क्रांति की बात कर रहे हैं, केसर क्रांति तो बहुत ही खतरनाक चीज है। ये जो केसर क्रांति से क्या मतलब है? केसर क्रांति का मतलब कि केसर क्रांति में जिसमें कि केसर की पैदावार वहां पे बढ़े, उसका निर्यात बढ़ाने की बात बढ़े, अब पता उसकी बात किसानों को विशेष केसर कहते हैं। आपको केसर से आपको राजनीतिक केसरिया आपको न, आपकी उन्होंने बहुत स्पेसिफिक तरीके से कहते हैं, तो सोचना दूसरा भी पड़ता है। बहुत छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, कमर्शियल ब्रेक। वहाँ पे ऐसा क्राइसिस नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है, कमर्शियल ब्रेक है, तुरंत लौट रहे हैं और ब्रेक के बाद काफी इंटरेस्टिंग बहस चल रही है, उस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। घटना चक्र में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जम्मू कश्मीर के दौरे की, जहां पर लेह में पहुंच करके उन्होंने पाकिस्तान को एक तरीके से ललकारा है और कहा है कि पाकिस्तान का जो छद्म युद्ध चल रहा है, जो प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं और पाकिस्तान के पास इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं है कि जो परंपरागत युद्ध के तरीके होते हैं, जो सीधे तरीके से लड़ाई लड़ी जाती है, वो लड़ाई वो नहीं लड़ सकता है। इसलिए आतंकवाद के जरिए वो लड़ाई, इस तरह की लड़ाई वो लड़ रहा है। और ये भी उन्होंने कहा कि भारतीय सेना को उतना नुकसान युद्ध से नहीं हो रहा है जितना नुकसान इस तरह के आतंकवादी घटनाओं से हो रहा है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मोहम्मद अदीब साहब हैं, सांसद राज्यसभा के, राजीव खोसला साहब हैं, प्रवक्ता पैंथर्स पार्टी के, अनीस दुरानी साहब हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, हेमंत बिश्नोई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ सहयोगी मेरे। आपसे जानना चाहेंगे राजीव खोसला साहब, आप पैंथर्स पार्टी के हैं, उस जगह के हैं, वहाँ पे आप राजनीति भी करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तमाम बातें कही गई हैं, आपने कहा धारा 370 की बात, अभी थोड़ी देर पहले तमाम लोग कह रहे थे कि ये राजनीतिक एजेंडा है, 44+ सीट की बात कर रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि अगर उनका विजन इस तरह का है, उनकी सोच ऐसी है कि 44+ का अगर टारगेट लेके चल रहे हैं, तो 370 की जो आप बात कर रहे थे कि वो बात इस बारे में नहीं कर रहे हैं, हो सकता है कि वो वहाँ पर पहले सरकार बनाना चाह रहे हो, उसके बाद एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाए राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, उसके बाद इस तरह की चर्चा शुरू करें। देखिए, ऐसा है, जब उन्होंने जब उनको भारत ने पूरा विश्वास दिया
उनके सिर्फ क्या मकसद थे कि धारा 370 में संशोधन और बाकी सभी चीजों में, मगर वो बिल्कुल भूलते गए। आपने अभी कहा कि उन्होंने कहा था कि कश्मीरी पंडितों को वहां पर पुणे बसाया जाएगा, उनको पैसे देके बसाया जाएगा, और आपने कहा कि जो टेररिस्ट प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी बात, मगर उन्होंने बात की कथनी और करनी में फर्क 2.5 महीने में नजर आ गया। अगर उनको ये बयान देने से पहले अगर कश्मीरी पंडितों को वहां बसाने की बात करते तब पता लगता कि उनकी कथनी और करनी में क्या फर्क है। राजीव जी, आपको तो पता कश्मीर होगा पंडितों के लिए उन्होंने कि बजट के अंदर एलोकेशन की है, बजट में प्रावधान पहली बार हुआ है, आप ये जानते हैं। और ठीक है, आपको आपके राजनीतिक विरोध बीजेपी से हो सकते हैं, आप अपने राजनीतिक जमीन को आप तलाश रहे बात हो, विरोध की नहीं है। आप 2-3 बातें हैं जो बात आप कह रहे हैं उसके कुछ चीजों को आपको देखना चाहिए कि क्या जो बातें धारा 370 क्या कोई ऐसी चीज है जिसको कि आप 2 महीने संशोधन की बात कर रहे हैं। आप संशोधन क्या लगता है उसमें, क्या सिर्फ बीजेपी एक पार्टी के रूप में या नरेंद्र मोदी की सरकार इसके जो तमाम तरह के धारा 370 में जो स्टेक होल्डर्स हैं, आपने देखा एक बयान पे जो बवाल हुआ, तो आपके लिए या विरोधियों के लिए या बीजेपी के लिए ये बड़ा आसान हो सकता है। तो ये कहने से पहले बोलना सोचना चाहिए। आप चुनाव से पहले अभी तो 2.5 महीने में आप तमाम चीजों का हिसाब मांग रहे हैं, और जो बिल्कुल जायज है कि मांगना चाहिए, लेकिन राजनीतिक विरोधी के रूप में ठीक है आप ये बोलिए, लेकिन आपको भी पता है कि इन तमाम चीजों के लिए जो ऐसे मसले हैं उसके लिए 2 महीने, 2.5 महीने, 2 साल, 2.5 साल मुझे नहीं लगता है कि पर्याप्त समय हो सकता है। एक किस्म से जब 2-2.5 महीने में 2 दौरे हो गए, इसका मतलब तो कुछ ना कुछ तो टारगेट चल रहा है ना जी। टारगेट आप देखिए जो बात उन्होंने कहा है वहां जाके कि लद्दाख में सोलर पावर सबसे बेहतर जगह बन सकता है, वहां सोलर पावर लगे। उन्होंने कहा 83 प्रोजेक्ट कश्मीर को पश्मीना के लिए उन्होंने 83 प्रोजेक्ट शुरू करने की बात की। तो जो डेवलपमेंट का एजेंडा 8,000 करोड़ के रोड हाईवे बनाने की बात तो जो डेवलपमेंट का एजेंडा है वहां पे लोग, ठीक है आप 370 के बारे में बात करिए, लेकिन वहां के लोगों की आवश्यकता क्या है? आप दिल्ली में बैठते हैं और आप वहां पे कारगिल में नहीं जाते हैं, आप लेह लद्दाख नहीं जाते हैं, वहां पे लोग किस तरह से जीते हैं, वहां के जीवन को कैसे बदला जा सकता है। आप सिर्फ 370 के नहीं, हमारे जो 370 धारा के बारे में आप विवाद उस पे चर्चा करें, लेकिन वहां की लोगों की आवश्यकता क्या है, क्या उन आवश्यकताओं को देश का प्रधानमंत्री एड्रेस कर रहे हैं? पैंथर्स पार्टी के चीफ प्रोफेसर भीम सिंह जी ने एक जगह देखी हुई है, जहां एक जगह घूमे हुए हैं। भीम सिंह ने देखा, मेरा सवाल है कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के दौरे में वहां पे एजेंडा क्या होना चाहिए? अगर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से लोग पीड़ित हैं तो क्या पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज या उस पर हमला नहीं बोला जाना चाहिए? क्या अगर वहां पे लोग विकास से बिल्कुल वहां पे लोगों को उसका उन्होंने देखा नहीं कि विकास होता क्या है, तो उन्हें उस एजेंडा को आगे नहीं रखना चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, विकास की प्रतिक्रिया के लिए एजेंडा रखा बड़ी अच्छी बात है जी, इसके लिए कोई दो राय नहीं है, मगर अगर चाहे वो 47 की बार हो, चाहे वो 65 की बार हो, चाहे 71 की बार हो, चाहे कारगिल में 99 की हो, अगर हमने वहां पर विजय प्राप्त करी है, आखिर 47 से पहले वो भी हमारे भाई थे, जब इन्होंने इनको शपथ ग्रहण पे बुलाया गया, 7 सार्क देशों पे बुलाया गया, तब भी तो इन्होंने कुछ सोच के बुलाया मोदी साहब ने जी। उसके बावजूद जब ये 2.5 महीने के बाद आज जाके एक बयान दे दिया कि जी कि वो डायरेक्ट नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ सकते, उन्होंने जो, मैं वही कह रहा हूं कि ऐसी कोई बात है जिसको आपको, मुझे लग रहा है दिलीप जी, एक बात मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि उस जगह पर प्रधानमंत्री के जाने की आवश्यकता क्या है? जब प्रधानमंत्री नहीं जाता तब वो ये बात कहता है कि जब अक्साई चीन पर चीन ने हमला किया तो उन्होंने कहा वहां तो घास का तिनका भी नहीं उगता। अभी हमने जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र की तरफ से एक टीम को लद्दाख में भेजा था और वो वहां से बहुत सारे चित्र लेकर आए जिसमें वहां बड़े बड़े चरागाह हैं। यदि वहां जाकर प्रधानमंत्री ने देखा होता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, तो उन्हें पता होता कि वो तिनका एक भी नहीं उगता कहने की बात बेकार की होती। और ऐसे ही जिस जमाने में उन्होंने बात कही वाकई कुछ नहीं उगता था। ये तो पिछले 60 साल की डेवलपमेंट है जो एक मिनट सुन लीजिए, जहां पर आज हवाई अड्डा बना हुआ है कारगिल के अंदर, और बानिहाल सुरंग बनाई गई जो, एक मिनट सुन लीजिए श्रीमान जी, लद्दाख को मेन लैंड से वहां की असल प्रॉब्लम यह है कि राजा गुलाब सिंह के समय में भी 6 महीने देश से कटा रहता है,
और उसी कनेक्टिविटी को बनाने के लिए कांग्रेस ने सुरंगें बनाई, और सुरंगें अभी बन रही हैं। डायरेक्ट लद्दाख का और वादी वैली का कांटेक्ट हो जाएगा, लद्दाख का और हिमाचल का कांटेक्ट हो जाएगा। ऐसा आपकी बात बिल्कुल सही हो सकती है, डेवलपमेंट सिर्फ हुई नहीं है। लेकिन राजा गुलाब सिंह के समय में गिलगित बाल्टिस्तान के लोग टैक्स के तौर पर गोल्डन ओर देते थे। गिलगित बाल्टिस्तान में सोने की खाने हैं, चांदी की खाने हैं, और इस समय परिष्कृत यूरेनियम की खाने हैं। जो तिब्बत के अंदर चीन आया है, उसमें जो स्टडीज के लोग हैं, उनका मानना यही है कि वहां पर जो यूरेनियम मिल रहा है, थोरियम मिल रहा है, इसके कारण वहां पर चीन का इंटरेस्ट है। इसी के साथ साथ राजा गुलाब सिंह के समय में भी अंग्रेजों ने जो सीमाओं के बारे में, अपने दुश्मनों के बारे में ज्यादा सचेत थे, उन्होंने बहुत सारा इलाका वहां पर अपनी फौज रखने के लिए राजा गुलाब सिंह से ले रखा था, क्योंकि वहां पर रूस की सीमा, अफगानिस्तान की सीमा, चीन की सीमा, इस तरह कई देशों की सीमा मिलती थी। और राजा गुलाब सिंह से उन्होंने कहा था कि आपकी फौज उनको नहीं रोक सकती है। सीमाओं के बारे में देश के नेतृत्व को की जानकारी कम थी, इसी कारण हमने गिलगित बाल्टिस्तान को 1947 में भी छोड़ दिया। नहीं तो वो सीमाओं को के बारे में हमें ठीक ज्ञान होता तो वो तभी होगा जब स्वयं प्रधानमंत्री जाकर इन सीमाओं को देखेंगे और सीमाओं पर खड़े होकर विदेशों की बात सोचेंगे। अब इसमें कोई परिवर्तन मैं बताऊं हो नहीं सकता। जो लाइन खींच गई, मैकमोहन लाइन और ड्यूरन लाइन जो खींच गई उस समय के अंदर, वो खींच गई, इसमें परिवर्तन नहीं हो सकता। अदीब साहब को शामिल करना एक बात, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि गिलगित बाल्टिस्तान है, ये पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये उनके संविधान में लिखा है, ये उनके सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। उसने कहा है कि ये हिस्से रेस्ट वाइल जम्मू कश्मीर के हिस्से हैं। तो सवाल ये है कि हमने फौज को आधे रास्ते पर क्यों रोक दिया? क्योंकि हमें सीमाओं के बारे में ठीक से ज्ञान नहीं था, हम उनके बारे में चिंतित नहीं थे। चलिए अदीब साहब, आपने एक बात कही, जो पहले जो तमाम बातें इनकी रखी हुई, उनका भी अगर आप जवाब देना चाहें दे सकते हैं। लेकिन एक सवाल मेरा जो है वो यही है कि जो आप बात कह रहे थे कि राजनीतिक एजेंडे के तहत वहाँ पर जाना उनका हुआ है, लेकिन अगर राजनीतिक एजेंडे के तहत भी अगर जाना हुआ हो, अगर राजनीति जो है खाली डेवलपमेंट की अगर हो रही है, इसको लेकर के बात की जा रही है, 8,000 करोड़ रुपए रोड प्रोजेक्ट के लिए, 60 करोड़ का कर्जा माफ, तमाम केसर की खेती के लिए नए प्लांट लगाने की बात हो रही है, 2 पावर प्लांट का उद्घाटन हुआ है, 1 पावर प्लांट की नींव रखी गई है, इसको तो पॉजिटिव तरीके से देखा जाना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूं कि हम बहस को बिल्कुल गलत डायरेक्शन में बहस कर रहे हैं। सही डायरेक्शन क्या है? मसला ये है जी, आतंकवाद जी, उस इलाके में, खित्ते में। आपको पता है कि पाकिस्तान में एक सरकार नहीं है, कई सरकारें हैं जी। वहाँ एक फौज की सरकार है, एक इलेक्टेड सरकार है। एक इलेक्टेड सरकार आई है, उनका मुल्क 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। 14 अगस्त को उनके मुल्क में एक इनकलाब की आवाज़ दी गई है। वहाँ सड़कें बंद हैं, हालात ख़राब हैं। ऐसे में ये खौफ फिर आता है कि वो नवाज शरीफ जो हिंदुस्तान आए थे कि हम ताल्लुकात ठीक करेंगे, वहाँ उनको डिस्टेबलाइज जब होना देखेंगे तो फिर ये शुरू होगा। पूरी तारीख ये बताती है कि जब जब पाकिस्तान के ऊपर क्राइसिस आई है, आतंकवाद बढ़ा है। ये बुनियादी प्रॉब्लम है जो हिंदुस्तान को समझनी चाहिए। ये जो सब बातें आप लोग कर रहे हैं, ये बिल्कुल इररिलेवेंट हैं कि मोदी गए, अच्छे गए, बुरे गए। अरे हमको ये देखना है वहां हमारे बगल में जो मुल्क है उसकी सियासी पोजीशन क्या है इस वक्त। एक उम्मीद आई थी कि भाई वो इलेक्टेड गवर्नमेंट आई है, अब वहां के लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, इस इलेक्टेड गवर्नमेंट का इनकलाब करना, यानी इसे हटा देना। फिर क्या होगा? फिर वही वीकनेस होगी, फिर वही आतंकवादी और सब भेजे जाएंगे। एक उनके वो तो कोई भी सरकार वहां पे हो अदीब साहब जी, चाहे वो आर्मी हो, चाहे आईएसआई हो, या चाहे चुनी हुई सरकार हो जी, उस सरकार का रुख में, किसी भी रुख में, भारत विरोधी जो उनका रुख है, उसमें शायद परिवर्तन इस वक्त मुझे लगता है कि हालांकि परिवर्तन की आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन परिवर्तन आपको देखने को मिलने वाला नहीं है। दिलीप साहब, वो आप इस बात को आप देखिए, ये बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं पिछले साल एक डेलीगेशन में, एमपीज के डेलीगेशन में पाकिस्तान इस्लामाबाद गया था जी, जिसमें ऑल पार्टी के लीडर थे। हमारे बीजेपी के नुमाइंदे कीर्ति आजाद थे, कांग्रेस में मणिशंकर थे, और इसी तरह से वो डेलीगेशन जाते रहते हैं। नहीं जी, वहां हम लोग कोई कम से कम 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से मिले, 100। एक ने भी ये नहीं कहा
कि हम आजिज आ गए हैं, हम हिंदुस्तान से ताल्लुकात अच्छे करना चाहते हैं, सबका ये जुमला था। नहीं कहना ये सबका पाकिस्तान जुमला में था। चीज है। और जब भी हमने ये जो देखा, पाकिस्तान की नीति है, सुनिए, ये जो पाकिस्तान की नीति है, आप बात है अच्छी करिए, हमको इस पे फिक्र करनी चाहिए कि मोदी साहब गए वहां बयान कर आए और मोदी साहब नहीं गए तो बयान नहीं किया। ये सब टोटल इररिलेवेंट बातें हैं। आप वहां पे प्रधानमंत्री अगर वहां पे जाएंगे, फौज के बीच में जाएंगे, पाकिस्तान जो कर रहा है उसको बेनकाब नहीं करेंगे, वो नहीं बोलेंगे। भाई हमारी समझ में ये हमारी हो सकता है कमकली हो, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को कोई इंटरनेशनल पॉलिसीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। जब वेस्ट एशिया जल रहा था तो भूटान घूम रहे थे, उनको पता ही नहीं, हो समझते भाई ये नेपाल होया, भूटान होया, कश्मीर बॉर्डर होया, हो गया सब। नहीं हम वर्ल्ड लीडर हैं, हमारी तरफ पूरी दुनिया देखती है। आपको पहले अपने जो सीमाएं हैं, जहां पे आतंकवाद है, जहां से आतंकवाद पैदा होता है, मैं जिस बात से परेशान हूं, अगर उन चीजों को आप नहीं रोकते, मैं जिस बात से परेशान हूं, मैं आजकल हमारे टेलीविजन तो ये कौन सी नीति हो सकती है? हमारे तो टेलीविजन दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन मैं 3 दिन से बराबर इंटरनेशनल टीवी जो है, चाहे बीबीसी हो, चाहे CNN हो, चाहे अल जजीरा हो, बराबर देख रहा हूं कि पाकिस्तान में क्या होने जा रहा है। उसके रिफ्लेक्शंस का मुझे खौफ आता है, इसलिए कि जब वहां स्टेबलाइजेशन होगा, मेरे कश्मीर में बदतमीजी और बेहूदगी और आतंकवाद शुरू होगा। ये एक बड़ी बुनियादी बात है जिसके ऊपर हमें सोचना चाहिए और जिसके ऊपर हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। अपने बॉर्डर्स को मजबूत करना चाहिए, अपनी फौज को सतर्क रखना चाहिए, अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनको बिल्कुल 24 आवर्स में लगा देना चाहिए। दुरान साहब, एक छोटा सा सवाल है। पिछले कुछ दिनों में जैसा कि अजीज साहब कह रहे हैं, PTI हो, PAT हो, जिस तरीके से मार्च निकाल रही है पाकिस्तान के अंदर, और वहां पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जिस तरीके से माहौल बन रहा है, क्या यही सरकार थी भारत में भी और पाकिस्तान में भी जिस समय कारगिल हुआ था? उस दौरान भी काफ़ी नज़दीक आने के बाद जो है कारगिल वार हमने देखा था और सत्ता परिवर्तन होते हुए भी देखा था। क्या मौजूदा स्थिति उस तरफ इशारा कर रही है, जिस तरीके से वहाँ पर सड़कों पे मार्च निकाले जा रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, कि क्या सेना जो है जिस तरीके से पुलिस का काम वहाँ पर कर रही है, क्या आगे चल करके वो कू कर सकती है? क्या ISI इस बात पे सपोर्ट करेगी? ये इसका आज के नरेंद्र मोदी से रिलेट करके देख रहे हैं आप इसको जी, इस बात से कि वहां पे क्या वहां जाने का मकसद ये भी क्या सेना को इस तरीके से तैयार करना हो सकता है? मोदी ने क्लियर तो कह दिया। मुझे लगता है कि इस समय जो हिंदुस्तान की स्थिति है, हिंदुस्तान को केवल शब्दों से नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व की राजनीति में जंगल राज है। जिसके पास जितनी बाहुबल है वही उसके बारे में, चाहे इकोनॉमिक नीतियां हो, चाहे किसी और तरह की नीतियां हो, उसको वही लागू कर सकता है जिसके पास अपनी सैनिक शक्ति होगी और सैनिक शक्ति का वो इस्तेमाल करने की बात को जानता हो। जहां तक सवाल ये है कि अभी कुछ बातें कही गई कि गाजा पट्टी में क्या हो रहा है, अरब में क्या हो रहा है, मेरा प्रश्न उनसे ये है कि हिंदुस्तान की मीडिया से भी ये है कि यदि गिलगित बाल्टिस्तान में पिछले साल मैंने उसका अध्ययन किया था, वहां 500 लोग मारे गए, लेकिन हिंदुस्तान की प्रेस में या जो लोग गाजा पट्टी के लोग मारे गए उनके बारे में उनके बारे में चिंता करते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि गिलगित बाल्टिस्तान के लोग तो अपने लोग हैं, कश्मीरी लोग हैं, इस हिंदुस्तान के हिस्से हैं, तो उनके बारे में हम क्यों नहीं चिंता करते? वो सारे शिया मुसलमान हैं, क्या इस कारण उनकी चिंता नहीं होती? इसलिए हिंदुस्तान की जो चिंता है वो अपने पड़ोसियों से शुरू होकर फिर होगी। नहीं तो क्या है कि हमें बने बनाए न्यूज़ अमेरिका और ब्रिटेन के मिल जाते हैं, उनको हम प्रसारित करते हैं, लेकिन अपने रिपोर्टर भेज के बांग्लादेश में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, नेपाल में क्या हो रहा है, उसके बारे में चिंता कम होती है। दिलीप जी, आपसे एक सवाल मेरा यहाँ पर है, आप दूसरे मुद्दे पर आते हैं क्योंकि एक समय अब कम बचा है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है करप्शन को लेकर के कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए तमाम जो लोग जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो हेड होंगे उनसे भी संपर्क किया जाएगा, किस तरीके से करप्शन को हटाया जाए। ये एक बड़ा स्टेटमेंट है, एक बड़ा सिंबॉलिज्म जिसे कह सकते हैं कि कम से कम एक संदेश देने की कोशिश की गई है तमाम अफसर को। और इससे पहले भी हमने देखा है कि तमाम इस तरह की लिस्ट निकाली गई कि किसकी सबको अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होगी। इस तरह का कदम कितना सकारात्मक आप मान रहे हैं दिलीप जी? देखिए, जम्मू कश्मीर में और हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार के बारे में बयान आप कुछ भी दे लें और कितना भी आप बोलते रहें, जब तक उस पर चोट
मजबूती से नहीं किया जाएगा तब तक भारत का विकास, भारत में विकास और आम लोगों का विकास संभव नहीं है। सबसे बड़ी बाधा अगर कोई है इस देश में, सबसे बीमारी कैंसर की तरह है, वो भ्रष्टाचार है। नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ये एक संकल्प के रूप में वो भाषण का एक हिस्सा है, लेकिन उस भाषण को प्रैक्टिस में उतारने के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं, वो क्या रोड मैप है, उसके लिए क्या काम करने वाले हैं, उसके लिए क्या काम। मुझे लगता है ये बात अभी सिर्फ इसको मैं इस तरह से देखता हूं कि उन्होंने जो चुनाव से पहले लोगों से वादे किए हैं, चुनाव से पहले जो बड़े बड़े वादे उन्होंने किए हैं, तमाम लोग उनकी तरफ देख भी रहे हैं, उनसे पूछ भी रहे हैं। और ये उसी का हिस्सा है कि जब वो जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में, जहां पर कि माना जाता है कि भ्रष्टाचार बहुत ही ज्यादा है, वहां कागजों पे सबसे ज्यादा काम होने वाले में बिहार और कुछ राज्यों को छोड़ दिया जाए तो वो जम्मू कश्मीर है। और ऐसे जगह पे वो जाके, और जानते हैं आप, कई तरह की सेना में, खरीदारी में, डिफेंस में कई तरह के भ्रष्टाचार की खबरें आई। तो जब वो ये बात कहते हैं कि ना मैं भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मैंने संकल्प लिया है और उन्होंने कहा ना मैं खाऊंगा, तो एक तरह से उन्होंने साफ कर दिया कि मैं सिर्फ ये नहीं कि दूसरे को खाने नहीं दूंगा, खुद भी इसको ये रखूंगा। तो मुझे लगता है कि इसको सिर्फ मैं इस वक्त मैं देखता हूं कि भारत में चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले जो उनका एक भाषण था, उसका एक्सटेंशन है कि सरकार में आने के बाद वो इसके प्रति समर्पित हैं। लेकिन हमें इंतजार है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि गुजरात के अंदर मांगा गया कि सारे जो एमएलएज हैं, मिनिस्टर हैं, अपने वो दें, अपने एस्टिमेट दें कितना पैसा है उनके पास। तो मना कर दिया सरकार ने कि ये चीज पब्लिक इंटरेस्ट में बताने का नहीं है। इसका मतलब ये है कि खा भी लो और डकार भी मत लो। गुजरात में हो रहा है, मोदी जी आए हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब की बात है। ये बिहार में होता, यूपी में होता तो मैं मान लेता, लेकिन बिहार की सरकार ये, गुजरात की सरकार ये कह रही है, आनंदी बहन जी ये कह रही है कि नहीं, मंत्रियों के जो पैसा है हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। चलिए मैं आपके पास आ रहा हूं। दिलीप जी जो बात करते थे, एक छोटा सा उस पर क्रॉस क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या अगर इस बयान को अगर सियासी नजरिए से देख करके देखें तो क्या ये कहें परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं निशाने पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, क्योंकि वहां पे बहुत साफ है। आप जानते हैं यूपीए 1 और यूपीए 2 के दौरान जो खास करके बड़े बड़े जो घोटाले, उन्होंने खासतौर कई राज्यों के पास पैसे बहुत है लेकिन भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है, जिसकी वजह से बिल्कुल उनके निशाने पर अप्रत्यक्ष रूप से दोनों बातें थी, बहुत साफ है उनके निशाने पे, खास करके 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़। तो ये जो फिगर्स थे और जिस तरह के आरोप लगे, तो लोगों में गुस्सा भी था भ्रष्टाचार को लेकर। दुरानी साहब आप बोल रहे थे, मैं आपसे, मेरा सवाल है कि ये जो बात कही गई है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा वाली, आपकी जो सरकार गई केंद्र के अंदर, एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो करप्शन था, वो भ्रष्टाचार था। आपको लगता है कि ये जो काफी कुछ सीखा होगा उन्होंने आपके अनुभव से, और उनको पता है कि ये मुद्दा कितना गरमाया हुआ है, अगर इसको ठीक से एड्रेस नहीं किया गया तो लोगों के अंदर इस बात को लेकर काफी नाराजगी है, लोग अब भ्रष्टाचार को बर्दाश्त करने की बिल्कुल मूड में नहीं है। नहीं, अच्छी बात है कि भ्रष्टाचार का खात्मा होना चाहिए, हम भी इसके पक्ष में थे। यूपीए के दोनों हिस्सों ने कोशिश करी, ये अलग बात है कि पूरी तरह सफल नहीं हो पाए, क्योंकि ये कैंसर की तरह समाज में घुस गया है। साहब, कांग्रेस पार्टी के तरफ से आज ये आप कह सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि देश में 10 साल में जितने बड़े बड़े घोटाले सामने आए, सब चीजें कोर्ट में सामने आ जाएंगी, कोर्ट में है, सामने आ जाएंगे कि कितने झूठे हैं और कितने सच्चे हैं। लेकिन इसका भी क्या जवाब देंगे? अभी आप जो मैंने कहा कि गुजरात के अंदर एक पूछा गया कभी मिनिस्टर लोग अपनी बताएं कितने असासे हैं, तो गुजरात के अंदर भ्रष्टाचार है तो हिंदुस्तान की सफाई तो बाद में होगी। आप 10 साल में अगर कुछ हुआ तो उसका खमियाजा भुगत गया कांग्रेस ने। खमियाजा भुगतना नहीं होता है, नहीं पर्याप्त नहीं होता है, हो गया, सरकार चली गई, कोर्ट से अदालत से ऊपर क्यों जा रहे हैं? कोर्ट अदालतें हैं, फैसला हो जाएगा। दिलीप जी, इसमें जी 10 साल के नरेंद्र मोदी के गुजरात शासन में के बाद सारा चुनाव कैंपेन जो चला, एक भी कांग्रेस प्रवक्ता ने नरेंद्र मोदी पर फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का व्यक्तिगत तौर पर कोई आरोप नहीं लगाया। एक तो ये रिकॉर्ड मैंने पिछले चुनाव में देखा।
अभी भी कांग्रेस के पास नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का कोई मामला नहीं का आरोप भी नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी की छवि उस मामले में फाइनेंशियल इरेगुलरिटी के बारे में, फाइनेंशियल मनमोहन सिंह के ऊपर है, मनमोहन सिंह के ऊपर कोई है, मनमोहन सिंह के ऊपर कोयला घोटाले में सारी फाइलें सीधा उन्हीं तक जाती है और ये बात के आरोप के घेरे में जब तक नहीं थे तब तक स्थिति दूसरी थी। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि नरेंद्र मोदी ने जो दूसरी बात कही है कि मैं दूसरों को खाने नहीं दूंगा, आप ये देखते हैं कि फाइल में जो एक उसने लिख दिया राइटर ने कि साहब फाइलें जाती थी, कौन सी फाइल गई? नहीं, वो तो आप नटवर सिंह जी से पूछिए। नटवर सिंह जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। नटवर सिंह कांग्रेस गांधी परिवार के सबसे करीबी रहे हैं। नटवर सिंह ने भ्रष्टाचार को उजागर किया है। ये तो आप नटवर सिंह से नटवर जी को हटाया इसीलिए गया था। नटवर जी को कांग्रेस में जीरो टॉलरेंस है करप्शन की। चलिए, वो भ्रष्टाचार पे एक अहम बात मैं थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। देखिए, ये तो एक बहुत हाई लेवल का भ्रष्टाचार है जिसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, मगर भ्रष्टाचार शुरू होता है अगर बच्चा स्कूल जाता है उसको भी नर्सरी के एडमिशन के लिए वहाँ भ्रष्टाचार में डोनेशन के रूप में पैसा दिया जाता है। ये सबको मालूम है, चाहे वो यूपीए सरकार के मंत्री हो चाहे एनडीए सरकार के हों। उसके बाद जब वो थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है तो बीटेक के लिए आज भी 15-15 लाख रुपए डोनेशन दिए जा रहे हैं। एमबीबीएस के लिए आज भी जितनी यूनिवर्सिटी हैं 35-35 लाख रुपए एमबीबीएस के लिए बनाई है आपने। व्यवस्था उसी तरह की बनाई है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, व्यवस्था आपकी बनी हुई सर। मैंने क्या कहा कि इसमें यूपीए को भी मालूम है, एनडीए को भी मालूम है। एनडीए को यूपीए को मालूम है। आज जो है नौजवान राज सीट से क्यों दूर भाग रहा है? उसको पता है कि यहाँ पर बड़े बड़े घोटाले होने हैं जिसका कि रोज कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार है, बिल्कुल मालूम है जी, पूरे भारत में। और दिल्ली में कम है, दिल्ली में एमसीडी में कम है जी, गुजरात में है या नहीं? जम्मू कश्मीर में आज प्रधानमंत्री गए थे, वहां पे उन्होंने ये भाषण दिया। नहीं, बिल्कुल दिया। उन्होंने कहा केंद्र के पास भी पैसा बहुत है और राज्यों के पास भी पैसा बहुत है। इसके पीछे बहुत सीधा जो उनके निशाने पे था इस मामले में, वो सीधा सीधा था। वो संकेत किसको दे रहे थे, संदेश किसको दे रहे थे, आप जानते हैं इस बात। जी, देखो राजीव गांधी जी भी कहते रह गए कि मैं यहाँ से गांव में 100 रुपए बेचता हूँ, 10 रुपए। चलिए, अब इस कार्यक्रम को समेटने का वक्त आ गया। एक छोटा छोटा रिएक्शन आप सबसे। आज के इस दौरे में जो तमाम बातें कही गई, जो तमाम उद्घाटन हुए, इस पूरे दौरे को आपसे शुरू करते हैं विश्नोई साहब। आप कैसे जज करेंगे, कैसे देखेंगे? एक लाइन। देखिए, बात यह है कि नरेंद्र मोदी देश की बहुत बड़ी लोगों के समर्थन से सत्ता में आए हैं जी। उन्होंने अपने चुनाव के दौरान बहुत बड़े बातें कही हैं जिस पर लोगों ने विश्वास किया और उन्हें मत दिया। अब वो उस सरकार को चला रहे हैं, लेकिन उनके सारे क्रियाकलाप का फैसला तो 5 साल बाद हम कर पाएंगे। अभी जो भ्रष्टाचार के विरोध में बात कही, वो स्वयं भ्रष्टाचारी नहीं है, अभी तक ये लगता है। लेकिन सवाल ये कि जो सरकार में आने के कारण भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उनके खिलाफ वो क्या कार्रवाई कर पाते हैं? क्या अपने निकट के लोगों पर कार्रवाई कर पाएंगे? चलिए, आदिब साहब संक्षेप में आपकी भी टिप्पणी। विश्नोई साहब ने मेरी बात का जवाब दे दिया, इसलिए कि ये नारा बुनियादी नारा है जिसके ऊपर वो जीत के आए हैं कि भ्रष्टाचार को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और भ्रष्टाचार से ही यहाँ की जनता ऊब गई थी और उसने मोदी साहब को दिया। लेकिन वही उन्हीं के दौर में उनका चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़े स्कैम में शामिल हो गया और उसके ऊपर केसेस दायर हो गए, उसके लोग जेल चले गए। हम ये तवक्को करते थे कि मोदी साहब बोलेंगे, मोदी साहब नहीं बोले। उन्हीं के एक एक्स चीफ मिनिस्टर जो कर्नाटका के थे, उनको वापस ले लिया गया। तो कुछ कहने और करने में फर्क है, लेकिन इंतजार करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये अमलन क्या काम करेंगे। नारे लगाना बहुत आसान बात। बहुत संक्षेप में आज के संक्षिप्त में सिर्फ यही बात है, कथनी और करनी का फर्क है। उसका नतीजा आपने उत्तराखंड में देख लिया, तीनों सीटों का नतीजा। चलिए, वो तो अब चलिए उस पर बाद में कभी चर्चा करेंगे, समय कम है। दुरानी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस दौरे को कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं तो समझता हूँ कि ये राजनीति से प्रेरित है ये दौरा उनका। और बहरहाल अगर वो करप्शन के लिए कुछ सीरियसली करते हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें अपना घर यानी गुजरात संभालना चाहिए, जहाँ क्लियर तौर पर लोगों ने अपनी दौलत के जाहिर करने से इनकार कर दिया। दिलीप जी, फाइनल टिप्पणी आपसे। तमाम सारी बातें कही गई, तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनकी बातें आपने सुनी। दो अहम, एक पाकिस्तान के लिए संदेश और दूसरा जो डेवलपमेंट का एजेंडा को उन्होंने आगे बढ़ाया, ये दोनों महत्वपूर्ण बातें हैं और दोनों पे आगे लोगों की भी नजरें रहेंगी कि आपने जो एजेंडा आगे रखा है विकास का, उस पे आप किस तरह से उसको आगे ले जाते हैं। और पाकिस्तान के बारे में जो आपने कहा है, उस आतंकवाद, उस
प्रॉक्सी वार से आप कैसे लड़ते निपटते हैं, ये दोनों बातें। चलिए, काफी महत्वपूर्ण बात है। फिलहाल तमाम जो हमारे पैनलिस्ट हैं उनका मानना यही है, अभी बहुत जल्द है किसी बात पे कोई फैसला करना, आगे आने वाला समय ये फैसला करेगा। जो तमाम बातें कह रहे हैं उनको वाकई में अमली जमा पहना पाते हैं या नहीं। फिलहाल घटना चक्र में इतना ही। आप देखते रहिए जैन टीवी। तमाम बड़ी खबरों के लिए नमस्कार।